सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी अब्दुल्ला मंसूर और आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण के विचार को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आरक्षण का दर्शन क्या है। अम्बेडकर आरक्षण और न्याय के संदर्भ को हम आज समझेंगे। इसकी शुरुआत अमर्त्य सेन की एक किताब से करते हैं। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है द आइडिया ऑफ जस्टिस। इसमें 3 बच्चों की कहानी है, एनी, बॉब और कार्ला की। ये बच्चे बांसुरी के स्वामित्व को लेकर एक विवाद में फंसे हुए। एनी ये कहकर बांसुरी पर अपना हक जताती है कि उसे ही बांसुरी बजानी आती है। वहीं बॉब का तर्क है कि वो बेहद गरीब है और उसके पास कोई और खिलौने नहीं है, लिहाजा बांसुरी उसको मिलनी चाहिए। कार्ला का तर्क है कि उसने कड़ी मेहनत के बाद ये जाके बांसुरी बनाई है, इसलिए उस पर उसी का अधिकार है। इन तीनों बच्चों के तर्क के आधार पर आपको फैसला करना है कि बांसुरी किसको मिलनी चाहिए। जो आर्थिक समतावादी हैं, जो समाजवाद को समर्थन करते हैं, उनके लिए बाप के पक्ष में निर्णय देना कितना आसान है, क्योंकि वो गरीब है इसलिए उसको बांसुरी मिलनी चाहिए। कि जो उदारवादी है, जो पूंजीवादी है, वो कार्ला के पक्ष में जाएंगे। उनका कहना ये होगा कि जिसने बांसुरी बनाई उसी का उस पर अधिकार होगा। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो एनी के साथ होंगे, जो कहेंगे कि सिर्फ उसी को बांसुरी बजानी आती है, इसलिए बांसुरी पर सिर्फ उसी का अधिकार होना चाहिए। आप गौर से देखें कि तीनों के तर्क बहुत ही सशक्त हैं। तीनों बच्चों के निहित स्वार्थ में कोई खास अंतर नहीं है, फिर भी तीनों के दावे अलग अलग प्रकार के निष्पक्ष और मनमानी रहित तर्कों पर आधारित हैं। यहाँ से ये समझाना चाह रहे हैं कि न्याय के भी अपने कुछ संदर्भ होते हैं। न्याय निरपेक्ष नहीं होते, सापेक्ष होते हैं। मतलब न्याय जिस जगह खड़े होकर आप न्याय कर रहे हो, उस समाज को, उस समय काल को के हिसाब से न्याय को जस्टिफाई किया जाता है। और जैसे ही वो समय काल बदलता है, न्याय की परिभाषा भी बदल जाती है। भारत जैसे समाज में जहाँ व्यापक असमानता है, वहाँ हमें आवश्यकता थी सामाजिक न्याय की, और इस सामाजिक न्याय के तहत हमने आरक्षण की एक व्यवस्था लाई, ताकि समाज में, राजनीति में और आधुनिक अर्थव्यवस्था में जो शीर्ष के पद हैं, उनमें जो सत्ता का केंद्र है, वहाँ पर कम से कम कुछ न्यूनतम उपस्थिति दर्ज हो उन लोगों की जो हाशिए पर हैं। एक बात को हमें समझ लेना चाहिए कि आरक्षण गरीबी दूर करने का साधन नहीं है। उसी समाज के लिए सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए संघर्ष का नाम है। जैसा कि प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं, एक भ्रांति जो सवर्ण समाज के विद्यार्थियों द्वारा फैलाई जा रही है कि अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर हो तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। जैसे आज आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है EWS का। इस विषय में इस तथ्य को जानने की आवश्यकता है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबों के आर्थिक वंचना दूर करने के हेतु सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है, और अगर आवश्यकता हो तो इन निर्धनों के लिए सरकार और भी कार्यक्रम चला सकती है। पर आरक्षण का दर्शन एक अलग दर्शन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया में आरक्षण के बारे में लिखा है कि गुलाम वर्गों द्वारा आरक्षण की मांग करने का अर्थ होता है शासक वर्ग की सत्ता को नियंत्रित करना। आरक्षण संविधान सामाजिक संस्थाओं में सामंजस्य बिठाने से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिससे सत्ता को पूरी तरह से शासक वर्गों के हाथों में जाने से रोका जाए। जब भी गुलाम वर्ग के द्वारा
विधायिका, कार्यपालिका और सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण की मांग की जाती है, शासक वर्ग चीखता है कि ये राष्ट्र खतरे में आ गया। लोगों को समझाया जाता है कि यदि हमको आज़ादी लेनी है तो, राष्ट्रीय एकता को बचाना है तो विधायिका, कार्यपालिका और सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण की मांग राष्ट्रीय एकता का दुश्मन है और हमें हर हाल में इसे रोकना होगा। उसके लिए आरक्षण की मांग करके समाज में मनमुटाव पैदा करना एक पाप है। यही है यहाँ के शासक वर्गों का दृष्टिकोण। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को समझते थे कि भारत में शूद्र, पसमानदा एक वर्ग है जिसका निर्माण हजारों सालों की अमानवीय वर्ण व्यवस्था ने किया है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ने दलितों के अंदर एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन किया है जिससे वो खुद को हीन समझते हैं। ये काम वर्ण व्यवस्था ने समाज को एक श्रेणी क्रम में बांट के किया है, जिसके उच्च पे ब्राह्मण और अशराफ थे और नीचे के पद पे दलित, शूद्र, पसमानदा थे। साथ ही वर्ण व्यवस्था ने यह भी तय किया कि उच्च पद पर अधिकार हों और निम्न पद पर सिर्फ कर्तव्य। दलितों को सभी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक भागीदारी से बाहर रखा गया। किसी भी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप से भी बाहर रखा गया ताकि ये संपत्ति का अर्जन न कर सके। उनका कार्य सिर्फ तीनों वर्णों की सेवा करना था। इस प्रकार दलितों के पास विकल्प ही नहीं थे। विकल्प की कोई स्वतंत्रता न होना किसी भी व्यक्ति को एक वस्तु बना देता है। जब किसी से उसके चयन की आज़ादी छीन ली जाए और उसके कार्य तय कर दिए जाए तो वह बिल्कुल एक वस्तु की तरह हो जाता है। जैसे चाकू का काम काटना है, उसी तरह दलितों का काम सिर्फ सेवा करना है। इसमें उसकी कोई इच्छा नहीं है। उसको बनाया ही गया है किसी काम के लिए। जैसे चाकू को काटने के लिए बनाया गया, दलितों को सेवा के लिए बनाया गया। इस तरह हम एक वर्ग को एक वस्तु में बदल देते हैं। उनके अंदर से सारी मानवीय गरिमाओं को खत्म करके उनके अंदर दासता के मनोविज्ञान को पैदा किया गया। बहुत चालाकी से अशराफवाद, ब्राह्मणवाद ने धर्म के नाम पे इस काम को अंजाम दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बना दे वो धर्म नहीं, गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह महसूस किया कि ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र से अगर दलितों को निकालना है तो पहले दलितों के अंदर से उनके दास बने रहने के मनोविज्ञान को बदलना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि इस बहिष्कृत समाज को समाज के कुछ चुनिंदा कुर्सियों पर बैठा दिया जाए जो शिक्षा, रोजगार, राजनीति से जुड़ी हों। इसलिए आवश्यक है उन कुर्सियों पर निशान लगा दिया जाए कि इस पे कोई और नहीं बैठेगा, उन्हें आरक्षित कर दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 प्रकार के आरक्षण की बात की थी। पहली, शिक्षा में आरक्षण। दूसरी, नौकरी में आरक्षण। तीसरी, राजनीति में आरक्षण। शिक्षा में आरक्षण। अम्बेडकर मानते थे कि शिक्षा का मूल कार्य तर्क का विकास करना है, सही गलत के बीच के भेद को समझना है, क्योंकि आज तक दलितों को शिक्षा से दूर रखा गया। इसलिए वो अपनी अमानवीय स्थिति के खिलाफ कभी प्रतिरोध नहीं कर सके। अम्बेडकर मानते थे कि किसी भी समाज का सशक्तिकरण करना है तो उसके अंदर प्रतिरोध भर दो, लेकिन ये प्रतिरोध तब उत्पन्न होगा जब उनमें जागरूकता आएगी। जागरूकता तब आएगी जब वह शिक्षित होंगे। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा को नौकरी पाने का साधन मात्र नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा प्राप्त करना इसलिए आवश्यक है कि दलित वर्ग अन्याय सहना बंद कर दे, सही गलत के बीच वो भेद समझे। बाबा अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आरक्षण। बाबा अंबेडकर नौकरी में आरक्षण की हिमायत करते हैं, क्योंकि भारत में नौकरियां सिर्फ जीवन यापन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि ये पद के सूचक है। हम ये जानते हैं कि भारत वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में बटा पड़ा है। ये व्यवस्था
श्रम के साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। इस विभाजन में दलितों के हिस्से में अमानवीय कार्य थे, जबकि शिक्षा, राज और अर्थव्यवस्था पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मौजूद थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज में पहले से आरक्षित कार्यों के विरुद्ध आरक्षण की व्यवस्था की। जो अच्छे कार्य इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को मिले थे, उनके आरक्षण में सेध ही बाबा साहब अम्बेडकर का आरक्षण। अम्बेडकर ये जानते थे कि दलित अधिकार विहीन समाज से आते हैं और हर नौकरियों के साथ कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रोजगार में आरक्षण से दलित कर्तव्यों की जगह अधिकारों का भी प्रयोग कर सकेंगे, जो स्वर्ण समाज के व्यक्तियों पर भी लागू होगा। एक दलित अगर कलेक्टर बनता है तो उसे कलेक्टर साहब भी कह के बुलाएंगे स्वर्ण समाज के लोग, और वो उस कलेक्टर के अंदर बहुत से और स्वर्ण समाज से आए हुए अधिकारी काम करेंगे। इस व्यक्तियों का मनोविज्ञान बदलेगा और उसमें आत्मसम्मान पैदा होगा। पहली बार वो सेवक से मालिक, अधिकारी की भूमिका का निर्वहन करेंगे। अंत में बाबा साहब अम्बेडकर राजनीतिक में आरक्षण की बात करते हैं। हम ये जानते हैं कि जब भी आरक्षण की बात होती है तो कहा जाता है कि आरक्षण 10 साल के लिए था। दरअसल राजनीति में आरक्षण ही वो व्यवस्था थी जिसे बाबा साहब अम्बेडकर 10 साल तक लागू करना चाहते थे। संसद भवन, विधायिका में आरक्षण वो कम समय के लिए लागू करने के पक्ष में थे, क्योंकि उनका मानना था कि इतने दिनों में दलितों के अंदर राजनीतिक चेतना आ जाएगी। दलितों को हमेशा ही मत निर्माण की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। उनके कार्यों का निर्धारण वो खुद कभी नहीं करते थे। अतः डॉक्टर अम्बेडकर राजनीतिक आरक्षण के जरिए दलितों के अंदर मत निर्माण, नीति निर्माण, राजनीतिक चेतना और वर्गीय चेतना का विकास करना चाहते थे। आरक्षण से वर्ण व्यवस्था की उस संरचना को तोड़ना चाहते थे जिसमें एक वर्ग के पास निर्णय लेने, मत निर्माण करने की शक्ति थी तो दूसरे सिर्फ दास थे। जब दलित पसमादा समाज सरकार के निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करेंगे तो उनके अंदर से गुलामी वाली मानसिकता समाप्त होगी, उनमें राजनीतिक जागरूकता आएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा में आरक्षण से जागरूकता लाना चाह रहे हैं, रोजगार में आरक्षण से दलितों के अंदर आत्मसम्मान लाना चाह रहे हैं, तो राजनीतिक आरक्षण से वर्ग चेतना लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर की नज़र में आरक्षण दलितों के स्वर्णिम विकास की एक प्रक्रिया है जो उनके अंदर प्रतिरोध को पैदा करेगी। अम्बेडकर कहते हैं कि एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का भी होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार हम इस बात को समझते हैं कि आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। जब तक हम अपने युवाओं को सामाजिक न्याय नहीं समझा पाएंगे तब तक उनके मन में आरक्षण विरोध पलता रहेगा। पर दिक्कत यह है कि हमारे अशराफ, स्वर्ण युवा अपने जाति हित से ऊपर उठकर कभी सोच ही नहीं पाते। जिस समाज में ये रहते हैं उस समाज की सामाजिक संरचना को न तो ये देखते हैं, न ही अवसरों की गैर बराबरी को समझने की कोशिश करते हैं। वे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जबकि उन्हें उनके खुद का अमानवीय आरक्षण दिखाई नहीं देता, जो करोड़ों करोड़ों शूद्रों, अतिशूद्रों, पसमादाओं के अधिकार और न्याय की कब्र पर बना है।